Hello friends, welcome to this lesson. So this is our unit number 32 of IE and IFS which is based on fixed income market, debt and bond market. तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। इसमें आपको बताया गया है दोस्तों कि ये एग्जिस्टेंस ये ज़रूरी है दोस्तों किसी कंट्री के लिए कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मजबूत और एक्टिव मार्केट होना चाहिए दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को दोस्तों हम लोग बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, ताकि दोस्तों क्यों हमें स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मार्केट होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, ताकि दोस्तों अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक तरीका है दोस्तों जिससे गवर्नमेंट जो है पैसा इन्वेस्टर से बोरो कर सकती है अपने ऑपरेशन को फंड करने के लिए। और जो डीप और लिक्विड मार्केट होगा, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स हैं इन सभी सिक्योरिटीज़ के लिए, जिससे क्या होता है कि उनका प्राइस स्टेबल रहता है और आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार को पैसा रेज करना है, ठीक है, तो वो पैसा रेज करना है दोस्तों एक नया हाईवे बनाने के लिए, तो वो क्या करेगी, बॉन्ड इशू करेगी जिसमें इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टर इन सभी बॉन्ड को खरीदेंगे तो उतना ही पैसा जो है सरकार रेज कर सकेगी, जिससे इसका गोल अचीव होगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जो है स्पेंड करती है मनी को, ठीक है, जो कि ये टैक्स के माध्यम से लाती है, तो उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वही देखिए यहाँ बताया गया है, इसके बारे में बताया गया दोस्तों कि इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। तो जब भी गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा करती है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टर्म समझाया गया है दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इशूड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट। अब ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है इसे समझाया गया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी इशू करती है जैसे बॉन्ड या ट्रेजरी बिल, ताकि पैसा रेज कर सके जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देगी जितना ये टैक्स में कलेक्ट करती है, तो फिर ये बॉन्ड इशू करती है डिफरेंस को मेकअप करने के लिए। उसी तरह दोस्तों जब गवर्नमेंट को कैश तुरंत चाहिए होता है लेकिन इसके पास इनफ इसके बैंक अकाउंट में नहीं होता है, तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती है दोस्तों, जिसको आसानी से मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। दोस्तों बहुत तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है, जिसमें जो इन्वेस्टर खरीद सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट इशू करती है, लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट लोन्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल स्टेट इशू करते हैं किसी कंट्री में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है कैश को क्विकली रेज करने के लिए। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एंटिटीज़ के बारे में कि जो भी लीगली रजिस्टर्ड है इंडिया में, जैसे कि इंडिविजुअल कंपनीज़, ठीक है, या इंस्टीट्यूशंस, तो वो बाय कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। और दोस्तों उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी स्पेशल परमिशन का या लाइसेंस का ऐसा करने में, ठीक है। वही बताया जा रहा है दोस्तों कौन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में परचेज कर सकते हैं, इसके बारे में समझाया जा रहा है। फिर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि बैंक और इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, कहाँ पे होल्ड करते हैं इसके बारे में बताया रहा है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब भी बैंक या जब भी कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, तो दोस्तों उसे स्टोर करते हैं कहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्टोर करते हैं, आरबीआई के पास, ठीक है। तो आरबीआई के पास स्टोर करते हैं किसे, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। और आरबीआई को पता है कि कंट्रीज़ का सेंट्रल बैंक है, तो आरबीआई ट्रैक रिकॉर्ड रखता है दोस्तों। आरबीआई ट्रैक रखता है कि कितना जो है प्रत्येक सिक्योरिटी का कितना अमाउंट हर एक इंस्टीट्यूशन ऑन कर रही है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन जो है आसानी से ट्रेड कर सकती है अपने सिक्योरिटीज़ को एक दूसरे से, ठीक है। कैसे, तो आरबीआई के माध्यम से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर बेस के बारे में, कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों इन्वेस्टर बेस के बारे में समझाया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको कि ओवर द पास्ट डिकेड बहुत सारे लोग ने इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बैंक जो है अभी भी लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट का शेयर है वो बैंक का वो घट गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर का शेयर बढ़ गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक बैंक 100 करोड़ इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 2010 में, और 2020 में जो इन्वेस्टमेंट है वो 200 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों इस पीरियड में जो दूसरे तरह के इन्वेस्टर थे जैसे इंश्योरेंस कंपनी, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर, ये भी दोस्तों इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इसी कारण क्या हुआ कि उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 करोड़ से 150 करोड़ तक पहुंच गया। तो बैंक का जो शेयर है टोटल इन्वेस्टमेंट का वो घट गया है। 67% हुआ करता था दोस्तों 2010 में, अब वो मात्र 40% हो गया है 2020 में।
जबकि दोस्तों हमारा इंश्योरेंस कंपनी और नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर का जो शेयर है वो बढ़ गया है 33% से 60%। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है पार वैल्यू ऑफ 100। इसका मतलब जब गवर्नमेंट इस सिक्योरिटी इशू करती है तो फेस वैल्यू सेट करती है 100 रुपये का। तो यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फेस वैल्यू 100 रहेगा, इसका मतलब इन्वेस्टर को 100 रुपया मिलेगा मैच्योरिटी होने पे। फिर दोस्तों कूपन रेट के बारे में बताया जा रहा है कि कूपन रेट को डिसाइड किया जाता है इशू के टाइम पे। मतलब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने प्लान किया कि एक सिक्योरिटी को इशू करेंगे, इसका फेस वैल्यू है 100 रुपया और मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल का, तो फिर एक ऑक्शन कंडक्ट करती है ये पता लगाने के लिए कि किस कूपन रेट पे इस सिक्योरिटी को बेचा जाए। तो इन्वेस्टर जो है बिडिंग करेंगे उस पार्टिकुलर ऑक्शन में सिक्योरिटी के लिए, और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसे सिक्योरिटी मिलेगा किस रेट पे, कूपन रेट पे, जो कि डिटरमाइन किया जाएगा ऑक्शन के मेथड से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है इंटरेस्ट पे करती है कूपन रेट पे ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इसका दोस्तों कूपन रेट है मान लीजिए कूपन रेट है 8% का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन्वेस्टर जो है उन्हें मिलेगा इंटरेस्ट पेमेंट कितना का, इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा रुपीज़ 4 का मिलेगा, ठीक है, जो कि 8% है किसका, 100 का, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखा है ना, हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। तो उनको 4 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट पेमेंट हर एक 6 महीना पे जब तक मैच्योरिटी नहीं हो जाए। यही समझाया गया है दोस्तों कि सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट है तो कूपन रेट ऑन हाफ ईयरली बेसिस। सो फ्रेंड्स, लेसन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे जो JIB के साथ नए एस्पिरेंट जुड़े हैं उनको अपने JIB मेड सिंपल के प्लान के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली यदि आपको इस तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट है जिसमें दोस्तों आपको कंसाइज नोट्स MCQs लगभग 100 से 150 MCQs अवेलेबल है सभी चैप्टर्स के, तो आपको यदि इस तरह की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पेड प्लान का हिस्सा हो सकते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों इस पेड प्लान में आपको इस तरह के वीडियोस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको PDF फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आपका एग्ज़ाम जो है आसानी से निकल पाए। चलिए, डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और हम लोग आप देखते हैं दोस्तों कि बैंक और इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है, कि होल्डिंग पैटर्न कैसा है और सारा डिटेल जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या होता है, सभी को हम लेके करके डिस्कस करते हैं। NDS OM क्या है, स्टेट डेवलपमेंट लोन क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या नियम है, एवरी एस्पेक्ट वी विल डिस्कस। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है, किस बेसिस पे इशू किया जाता है, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। चलिए अब हम लोग जरा देते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए बताया जा रहा है कि जो हमारी बैंक है और जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करती है किसके साथ, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया SGL अकाउंट में। हाँ, डेटेड सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। डेटेड सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होता है और फिक्स कूपन रेट होता है। इसका मतलब कि सिक्योरिटी जो है वो पे करेंगे इन्वेस्टर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कूपन रेट होता है रेगुलर इंटरवल पे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों 7.99% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2027, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया था, जो कि फिक्स रेट देगा 7.99% एक साल में 2 बार जब तक ये मैच्योर ना हो जाए 2027 में। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टर को फुल फेस वैल्यू मिल जाएगा सिक्योरिटी का, इसे पार वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये होल्डिंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का कि कौन कौन बैंक में कितना परसेंटेज है, इंश्योरेंस कंपनी का कितना परसेंटेज है, कॉर्पोरेट का कितना परसेंटेज है। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं वो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिसको आसानी से बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। RBI ऑक्शन कंडक्ट करती है सिक्योरिटी का प्राइमरी मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जो है 10 साल का सिक्योरिटी इशू करना चाह रही है ताकि फंड रेज कर सके, तो RBI जो ऑक्शन कंडक्ट करती है सिक्योरिटी को बेचने के लिए इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर जो है जो बिड करेंगे हाईएस्ट प्राइस को वो से सिक्योरिटी अलॉट किया जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्शन में नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग स्कीम से। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल इन्वेस्टर जो है वो बिड कर सकते हैं इन सभी सिक्योरिटीज़ को प्रिवेलिंग मार्केट रेट पे बिना लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कम्पीट किए। और लास्टली बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है चूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड का डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड रिस्क एपेटाइट। मतलब जैसे मान लीजिए कि इन्वेस्टर है जो कि स्टेडी इनकम स्ट्रीम चाह रहा है तो वैसा सिक्योरिटी चूज़ करेगा जिसका शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड हो, और मान लीजिए कोई दूसरा इन्वेस्टर है जो कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट हॉरिजन चाह रहा है तो वो ऑप्ट करेगा वैसा सिक्योरिटी को जिसमें लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड हो। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाया जा रहा है दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करते हैं कम से कम 10 साल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाया जा रहा है कि कमर्शियल बैंक जो है कितने साल तक इस पार्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो चलिए इसको समझते हैं, एक लाइन को आसानी से समझते हैं दोस्तों। अभी तक हमने क्या देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ किस फॉर्म में इशू की जाती है, कौन कौन इसके परचेजर होते हैं, ठीक है। और फिर दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि
वी हैव टॉक्ड अबाउट रिटेल इन्वेस्टर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, 1 साल से 40 साल तक का टाइम, ये सब चीज़ मैं अभी आप तक बताया। अब जरा बात करते हैं दोस्तों, कमर्शियल बैंक यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को होल्ड करते हैं अप टू 10 ईयर्स, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज़ को बहुत लॉन्गर मैच्योरिटी के लिए। जैसे एक बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्ड करेगी 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी प्रीफर करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 30 साल का मैच्योरिटी पीरियड हो। फिर दोस्तों ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम रहता है, जो कि 14 दिन से लगभग 364 दिन तक रहता है। तो ट्रेजरी बिल जिसका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर को जो बिल का फेस वैल्यू है वो 91st डे को मिल जाएगा परचेज करने के बाद, यानी परचेज मान लीजिए आज कर रहे हैं तो 91st डे के दिन फेस वैल्यू मिल जाएगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो होल्डिंग पैटर्न्स है वो डिपेंड करता है मैच्योरिटी पीरियड पे। जैसे जो बैंक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को प्रीफर कर दिया है, ठीक है, वो अलाउ करेगा कि अपनी लिक्विडिटी को नीड्स को मैनेज करे। इंश्योरेंस कंपनी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को प्रीफर होल्ड करेगी ताकि अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को मैच करे। ये डायग्राम आपको दिया हुआ, ये चार्ट में बताया गया है कि मैच्योरिटी बकेट वाइज होल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब एक 5 साल के लिए कितना परसेंटेज है, ये 5 से 9-10 साल के लिए कमर्शियल बैंक का कितना परसेंटेज, ये बताया गया है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्टेट डेवलपमेंट लोन होता है ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ताकि अपने एक्सपेंस को फंड कर सके। SDL जो होता है उसको बेचा जाता है ऑक्शन के माध्यम से, जो कि RBI कंडक्ट करती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है, उसे दोस्तों उसे फंड रेज करना है SDL के माध्यम से, तो वो RBI के पास जाएगी ऑक्शन कंडक्ट कराने के लिए। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे दोस्तों बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो बिड करेगी सिक्योरिटी के लिए और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसे SDL मिलेगा। SDL दोस्तों इंटरेस्ट जो देता है वो साल में 2 बार देता है और उसका कूपन रेट होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक SDL का फेस वैल्यू है दोस्तों मान लीजिए 100 रुपये का और कूपन रेट है 8% का, तो इन्वेस्टर को कितना मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा, जो कि दो बार मिलेगा, राइट, जब तक मैच्योर ना हो जाए। तो जो सेकेंडरी मार्केट होता है हमारा SDL का, उसके अंदर टेलीफोनिक मार्केट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम होता है जिसको हम लोग NDSOM कहते हैं। तो इस मार्केट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं SDL को, यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन को, आफ्टर द इनिशियल ऑप्शन के बाद। तो जो NDSOM एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि RBI ऑपरेट करती है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ट्रेड करती है, ट्रेजरी बिल ट्रेड करती है या SDL को ट्रेड करती है। इन्वेस्टर इस मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं ऑथराइज डीलर से या ब्रोकर के माध्यम से। इस चीज़ को यहाँ बताया गया है दोस्तों। अब आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारे इससे समझाया जा रहा है दोस्तों कि अभी हमने NDSOM के बारे में आपको समझाया, NDSOM का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर दोस्तों रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो चूज़ कर सकते हैं कि उनका कितना रिस्क एपेटाइट है। उसी बेसिस पे दोस्तों मैच्योरिटी चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह के ट्रेजरी बिल में वो इन्वेस्ट करेंगे। फिर दोस्तों ये सब पॉइंट मैंने आपको बताया। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जैसे बैंक, प्राइमरी डीलर, इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो है NDSOM के पार्ट हो सकते हैं। तो ये सिस्टम अलाउ करता है इन प्लेयर को कि वो ट्रेडिंग कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ट्रेजरी बिल में, SDL में, सेकेंडरी मार्केट में। दोस्तों जो भी ट्रेड्स होता है NDSOM सिस्टम के माध्यम से वो सेटल करती है कौन, CCIL। CCIL क्या है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गारंटी करती है सेटलमेंट को। इसका मतलब इन्वेस्टर को इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो इन्वेस्टर है उन्हें एज्यूर किया जाएगा कि जो ट्रेड का सेटलमेंट होगा वो स्मूथली होगा और बिना किसी इशू का होगा। और दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो मार्केट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वो ओपन होता है 9 बजे से 5 बजे शाम तक, मंडे टू फ्राइडे। इस समय में इन्वेस्टर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन होता है जिसको नोटिफाई किया गया लेकिन अभी तक इशू नहीं किया गया है, ठीक है, ये परमिटेड है सेकेंडरी मार्केट में। जैसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं व्हेन, एज एंड इफ़ इशूड या व्हेन इशूड। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो है इशू करेगी एक नया 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड अगले महीना, तो इन्वेस्टर जो है इस बॉन्ड को ट्रेड कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में एवन बिफोर द इशूएंस डेट से पहले भी इसे दोस्तों इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द व्हेन इशू मार्केट ये क्या है, ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो भी इन्वेस्टर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए प्राइमरी ऑप्शन ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हेन इशूड मार्केट में, ठीक है। जो भी अब दोस्तों मतलब भी समझाया जा रहा है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे व्हेन इशूड मार्केट में, उसे बेच नहीं सकते शॉर्ट में, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में। फिर दोस्तों एंटिटीज़ अदर दैन शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड प्राइमरी डीलर, मतलब इन्वेस्टर जो कि जिन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचा है शॉर्ट में इन द व्हेन इशूड मार्केट, वो अपने पोजीशन को क्लोज कर लेंगे दिन के अंत तक
जिस दिन प्राइमरी ऑक्शन हो रहा है अंडरलाइंग सिक्योरिटी मार्केट का। तो दोस्तों आप बात करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थ्योरम की। तो दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको मार्केट NDS OM मार्केट कैसे ऑपरेट होता है इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड के कौन कौन से मेन स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। सो एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। फिर ऑक्शन कैसे कैसे होता है, कौन कौन से मेन थ्योरम्स है बॉन्ड के रिलेटेड, ये सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही इंटायर टॉपिक है दोस्तों फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट में, क्योंकि हमारा डेप्थ मार्केट है जो बॉन्ड मार्केट है। सो आपको बॉन्ड मार्केट का एक बेसिक एनालिसिस मिल जाएगा। दोस्तों देखिए बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है कि बॉन्ड एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, इसका 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, फेस वैल्यू, मैच्योरिटी और कूपन रेट, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, वो अमाउंट होता है मनी का, वो अमाउंट जो कि रिटर्न किया जाएगा इन्वेस्टर को जब बॉन्ड मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी टाइम का पीरियड होता है जब तक बॉन्ड मैच्योर हो जाए। दोस्तों प्राइस ऑफ बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो उसके मार्केट इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो मार्केट का है वो बढ़ेगा तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घटेगा, और इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो यदि आपको बॉन्ड का जो फेयर वैल्यू, फेयर प्राइस है वो चेंज होता है जैसे मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। और दोस्तों जो कूपन रेट है बॉन्ड का, ये देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड का कूपन रेट है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो इसीलिए मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज भी होगा तो बॉन्ड का प्राइस को एडजस्ट किया जाएगा ताकि ऑनगोइंग मार्केट इंटरेस्ट रेट को रिफ्लेक्ट कर सके। जो बॉन्ड का वैल्यू होता है दोस्तों वो फ्यूचर कैश फ्लो पे बेस्ड होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट इंटरेस्ट रेट हायर है बॉन्ड के कूपन रेट से, जैसे मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कूपन रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस को कम किया जाएगा ताकि इनकम को मार्केट रेट से मैच किया जाए। इसको समझते हैं एग्जांपल से दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बॉन्ड खरीदा जिसका फिक्स कूपन रेट था 5%, लेकिन जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया है 6% में, तो आपका बॉन्ड जो है प्राइस में घट जाएगा और आपको जो है इसे बेचना पड़ेगा लेस देन यू पेड फॉर इट। जितना में आपने खरीदा था उससे कम दाम में आपको इसे बेचना पड़ेगा। तो वही समझाया जा रहा है दोस्तों इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल से कि बॉन्ड मार्केट से रिगार्डिंग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं जो कि यहाँ पे समझाया जा रहा है कन्वर्सली, इसके अपोजिट, ठीक है। इसके अपोजिट जो अभी जो मैंने आपको बताया इसका अपोजिट होगा तो क्या होगा। सो बॉन्ड मार्केट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड का वैल्यू होता है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट पे तो डिपेंड करता ही करता है। तो यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है बॉन्ड के कूपन रेट से, ठीक है, तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा ताकि इनकम को मार्केट रेट से मैच कर सकें। लेकिन दोस्तों यदि मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड के कूपन रेट से तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा ताकि रिफ्लेक्ट कर सके लोअर मार्केट इंटरेस्ट रेट को। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बॉन्ड का वैल्यू है, ठीक है, वो प्रेजेंट वैल्यू होता है सारे फ्यूचर कैश फ्लो का, जिसमें कूपन पेमेंट और फेस वैल्यू मैच्योरिटी पे होता है। दोस्तों जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों सिंगल कैश फ्लो के लिए। तो 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड थ्योरम है। पहला थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है किससे, चेंज इन इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस नीचे घटता है, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे घटता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर बढ़ता है। यही बताया जा रहा है कि बॉन्ड प्राइस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, प्लीज़ रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि जो इंक्रीज़ होता है दोस्तों बॉन्ड के प्राइस में, जब इंटरेस्ट रेट घटता है वो ज़्यादा होता है इंक्रीज़, हाँ, एज कम्पेयर टू डिक्रीज इन प्राइस वाइन ग्रोथ। इसका मतलब ये हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट घटता है ना दोस्तों तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा ग्रेटर परसेंटेज से, जितना परसेंटेज से ये घटता जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है सेम परसेंटेज से। तीसरा थ्योरम ये कहता है दोस्तों कि जितना लॉन्गर मैच्योरिटी होगा टर्म बॉन्ड का उतना ही इसका हायर प्राइस सेंसिटिविटी होगा। इसका मतलब मान लीजिए 2 बॉन्ड है, इसका सेम कूपन रेट है, जिसका सेम फेस वैल्यू है, लेकिन दोस्तों अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड है, तो जिस बॉन्ड का लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा चेंज इन इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। यही बताया जा रहा है दोस्तों कि 2 बॉन्ड के बारे में बताया जा रहा है कि जिस बॉन्ड का लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होता है, द बॉन्ड विद द लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। मान लीजिए 2 बॉन्ड है, हाँ, और जो हम लोग बात करें दोस्तों थर्ड थ्योरम का, 2 बॉन्ड है, सेम कूपन रेट है, सेम फेस वैल्यू है, लेकिन डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड है, तो जिसका लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड होगा दोस्तों वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा चेंज इन इंटरेस्ट रेट से। और फोर्थ थ्योरम ये कहता है कि जिस बॉन्ड का लोअर कूपन रेट होगा उसमें ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी होगा दैन विद द हायर कूपन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2 बॉन्ड है जिसका सेम फेस वैल्यू है, सेम मैच्योरिटी पीरियड है, लेकिन जिस बॉन्ड का लोअर कूपन रेट होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा चेंज इन इंटरेस्ट रेट से। तो दोस्तों ये 4 थ्योरम है बॉन्ड से रिलेटेड, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग दोस्तों बॉन्ड आपको AFM में भी पढ़ना है, आपका जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में वहाँ भी पढ़ना है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। ये सब चीज़ को जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको याद रहेगा चीज़ें। अब बात करते हैं दोस्तों ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। जैसे बताया जा रहा है दोस्तों कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मनी बोरो करती है बॉन्ड को बेचकर,
या सिक्योरिटीज़ को बेचकर इन्वेस्टर को जो ऑक्शन आरबीआई कंडक्ट करती है उसके माध्यम से। जैसे इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंस करना है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो वो इशू करेगी बॉन्ड को जिसको ऑक्शन में बेचा जा सकता है, और ये ऑक्शन आरबीआई कंडक्ट करती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऑक्शन कौन कंडक्ट करता है दोस्तों, आरबीआई कंडक्ट करती है, ताकि फंड को रेज कर सकें। अब दोस्तों जो ऑक्शन होता है वो एक होता है मल्टीपल ऑक्शन, मल्टीपल प्राइस ऑक्शन या यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। मतलब जैसे मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे बीडर जो अलग अलग प्राइस पे करते हैं सेम सिक्योरिटी के लिए, और यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन में क्या होता है कि सभी बीडर सेम प्राइस पे करते हैं। जैसे मल्टीपल प्राइस ऑक्शन में क्या होगा, एक बीडर को ज़्यादा हायर प्राइस पे करेगा दूसरे बीडर से सेम सिक्योरिटी का, जिसके कारण से क्या होगा डिफरेंट प्राइस पे किया जाएगा अलग अलग बीडर के द्वारा। और यूनिफाइड प्राइस ऑक्शन में सभी बीडर सेम प्राइस पे करते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि हाँ दोस्तों, इसमें आपको समझाया जा रहा है कि जो भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, फर्म्स, कंपनी, कॉर्पोरेट बॉडीज, ये सभी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल एंटिटी चाहे वो भारत में रह रहे हो या अब्रोड में रह रहे हो, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आरबीआई और सेबी के रेगुलेशन के अनुसार। तो दोस्तों कोई इंडियन रेजिडेंट है वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं किसमें, हमारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसमें इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और कैसे इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इंडियन रेजिडेंट जो है इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, एक बिड होता है, आरबीआई का ई कुबेर सिस्टम है। ठीक है, ये जान लीजिए कि आरबीआई का जो है ई कुबेर सिस्टम है, इसके माध्यम से दोस्तों कोई भी पर्सन जो कि भारत का निवासी है, ठीक है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन जो फॉरेन सेंट्रल बैंक है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, लेकिन इसमें आरबीआई का टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। फिर बताया जा रहा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट एनआरआई के द्वारा किया जाएगा या फॉरेन कंपनी के द्वारा किया जाएगा वो फेमा के रेगुलेशन के अनुसार होगा। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि आपको बताया जा रहा है दोस्तों कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो है 10,000 रुपये का, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगा वो 10,000 का मल्टीपल होगा। जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, तो कम से कम तो 10,000 का तो इन्वेस्टमेंट करे ही करे, और वो बढ़ाना चाहता है तो बढ़ा सकता है। फिर बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बिडिंग होता है वो ऑनलाइन सबमिट किया जाता है आरबीआई के ई कुबेर सिस्टम से। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाएगा उनके प्राइस पे, या तो प्राइस पे या यील्ड पे, जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू किया प्राइस के बेसिस पे, तो इन्वेस्टर प्राइस जो आरबीआई ने सेट किया ऑक्शन में वो पे करेंगे, और यदि उसको यील्ड के बेसिस पे इशू किया जा रहा है तो इन्वेस्टर को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आरबीआई डिटरमाइन करेगी कि मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड क्या हो सकता है या मिनिमम प्राइस क्या हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंडियन गवर्नमेंट के कंसल्टेशन में। जैसे मान लीजिए सरकार चाह रही है कि नया बॉन्ड इशू करें, तो आरबीआई इसका मैक्सिमम रेट ऑफ यील्ड बताएगी या मिनिमम प्राइस बताएगी उस बॉन्ड का, लेकिन मार्केट कंडीशन के बेसिस पे और गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से। और दोस्तों ऑक्शन बहुत तरह से हो सकता है, वो बताया जा रहा है दोस्तों कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है अलग अलग तरीके से। अब जरा बात करते हैं दोस्तों प्राइमरी डीलर की। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी डीलर। दोस्तों जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बताया जा रहा है, जब भी गवर्नमेंट ऑक्शन सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन करती है तो दो तरह का ऑक्शन होता है, एक होता है प्राइस बेस्ड ऑक्शन और एक होता है दोस्तों यील्ड बेस्ड ऑक्शन। तो वो यहाँ समझाया जा रहा है तो प्राइस बेस्ड ऑक्शन क्या होता है, यील्ड बेस्ड ऑक्शन क्या होता है। दिस आस्पेक्ट हैज़ बीन मेड क्लियर इन दिस पार्टिकुलर सेगमेंट, लेट्स स्टडी। चलिए हम लोग देखते हैं कि प्राइस बेस्ड सेगमेंट क्या है, फिर यील्ड बेस्ड सेगमेंट क्या है, आइए से समझते हैं। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो हमारा जो यील्ड बेस्ड ऑक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, जो सक्सेसफुल बीडर होते हैं जो कि बिड करते हैं लोअर वैल्यू, जो सक्सेसफुल बीडर होते हैं दोस्तों जो लोअर वैल्यू बिड करते हैं, ठीक है, देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेड यील्ड रेट, वो प्रीमियम पे करेंगे। तो जो भी बिड हायर होगा कट ऑफ रेट से, कट ऑफ रेट जो होता है हमारा यील्ड का, ठीक है, वो रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, वो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर के माध्यम से। तो जो सिक्योरिटी का एलोकेशन होता है दोस्तों वो नॉन कॉम्पिटिटिव बीडर को होता है उसके डिस्क्रिप्शन में, आरबीआई और जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। लेकिन जो नॉमिनल अमाउंट है सिक्योरिटी का वो जो एलोकेट किया था रिटेल इन्वेस्टर को नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे। दोस्तों प्राइमरी डीलर के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सरकार है वो प्लान करती है कि हम 1 लाख रुपये का ऑक्शन करती है, 1 लाख रुपये के सिक्योरिटी का ऑक्शन करती है, कौन, सरकार, ठीक है, प्लान करती है कि हमें ऑक्शन करना है 1 लाख रुपये सिक्योरिटी का। तो दोस्तों एक रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकता है 10,000 रुपया लाकर, ठीक है, सिक्योरिटीज़ 10,000 रुपये का ले आएगा और नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग फैसिलिटी के माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकता है। जो टोटल वैल्यू यदि नॉन कॉम्पिटिटिव बिड जो रिसीव हुआ वो 30,000 रुपया है, तो आरबीआई डिसाइड करेगी कि केवल हम 10,000 रुपया सिक्योरिटी ही रिटेल इन्वेस्टर को एलोकेट करें, जो कि मैक्सिमम परसेंटेज अलाउ है एज पर देयर गाइडलाइन। तो मीनवाइल जो प्राइमरी डीलर है दोस्तों वो ऐसे एंटिटीज़ होते हैं जैसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक मार्केट को क्रिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। ये जो प्राइमरी डीलर है दोस्तों वो सिक्योरिटी को खरीदेंगे गवर्नमेंट से और उसे बेचेंगे दूसरे इन्वेस्टर को, इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। तो वही पॉइंट को यहाँ समझाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा
फर्स्ट लेक्चर। चल इसमें एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो भी एंटिटीज़ दोस्तों हमारे प्राइमरी डीलर होते हैं, ठीक है, जिसमें सब्सिडरीज भी हो सकते हैं, जॉइंट वेंचर भी हो सकते हैं फॉरेन एंटिटी का, ठीक है, उन्हें दोस्तों वो क्या है कि प्राइमरी डीलर के लिए अप्लाई करने के लिए वो NBFC के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए फॉर 1 साल, कम से कम 1 साल के लिए इसके एप्लीकेशन से पहले। तो PD को ऑथराइज करने का जो डिसीजन है वो RBI लेती है मार्केट के नीड के हिसाब से, सुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट के हिसाब से, और RBI जो ऑथराइज करेगी किसी प्राइमरी डीलर को, जिससे उसका लिक्विडिटी इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का डेप्थ इंप्रूव होगा। जो हमारा PD है प्राइमरी डीलर का सिग्निफिकेंट रोल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना, अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ऑफरिंग फॉर्म बाय सेल बिड आस्क कोट फॉर ट्रेजरी बिल। दूसरा तरह से कह सकते हैं कि ये जो है मार्केट मेकर की तरह काम करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रमोट करती है। जैसे मान लीजिए जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी तो वो प्राइमरी डीलर के पास जाएगी, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे ऑक्शन में और कुछ सिक्योरिटी को खरीदेंगे। प्राइमरी डीलर जो है उस सिक्योरिटी को खरीद कर दूसरे इन्वेस्टर को बेचते हैं, इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी आते हैं, और फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो स्प्रेड होता है बाइंग और सेलिंग प्राइस का, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो हमारे प्राइमरी डीलर होते हैं दोस्तों वो अंडर राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब कि वो सिक्योरिटी का जो सेल है उसको गारंटी करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटी इशू किया है उसके सेल को गारंटी करते हैं, तो इसीलिए सरकार को रिस्क कम हो जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाया। यदि आपको इस तरह के वीडियो लेक्चर की रिक्वायरमेंट है, पार्ट 2 पेड मेंबर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो यदि आपको एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, ताकि आप चीज़ों को समझ जाएं, MCQ को सॉल्व करें, तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।